हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोनों ही यूट्यूब चैनल्स पे। इन दोनों ही चैनल्स पे हम CFA लेवल 1 से रिलेटेड और अब तो बहुत जल्द लेवल 2 से भी रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट आप सबके लिए अपलोड करें। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अभी शुरू करने वाले हैं CFA लेवल 1 की आज एक इंपॉर्टेंट समरी वीडियो, जिसमें FRA हम ऑलरेडी समराइज कर ही रहे थे और आज हम बात करने वाले हैं उसी में इन्वेंट्रीज के बारे में। अगेन बिफोर आई स्टार्ट मुझे कुछ डिस्क्लेमर देना है। डिस्क्लेमर नंबर 1, अगर आप ऑलरेडी FRA पढ़ चुके हैं, भले ही खुद से पढ़ा हो या फिर मैं कहीं ट्यूशन लिया हो या नहीं लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले पढ़ा है तो आपको ये समरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि बहुत कम समय में आप इस पूरी रीडिंग को कवर कर पाएंगे, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एरियाज जिसको मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है आगे कि कौन कौन से एरियाज को हम टच नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नए हो, आप फर्स्ट टाइम कोई भी ये वीडियो देख रहे हो, तो फिर प्रोबेबली आपको पहले पढ़ना पड़ेगा खुद से, बिकॉज इस पर्टिकुलर समरी वीडियो को देख करके आपको ज़्यादातर चीज़ें शायद ना समझ में आए, बिकॉज ये काफ़ी एनालिटिकल वीडियो है एंड मैं काफ़ी सारी चीज़ों को मानूंगा कि आपको पता होनी चाहिए। माई वर्क हेयर इज़ टू समराइज इट, नॉट नॉट माई वर्क इज़ नॉट हेयर टू हेल्प यू नो इट द कॉन्सेप्ट हेयर। करेक्ट, इधर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा नहीं, इधर कॉन्सेप्ट को मैं समराइज करूंगा, तो आप मेरी लिमिटेशंस को समझते हुए ही इस वीडियो को देखें। चलिए, अब आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा और शुरू करूंगा इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं लर्निंग आउटकम ए के साथ में। सबसे पहले लर्निंग आउटकम ए अगर हम देखें तो दो तरह के यहाँ पे प्राइमरीली खर्चे हैं हमारे सामने। पहला खर्चा है हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरा खर्चा जो है हमारा वो है पीरियड कॉस्ट। दोनों में अंतर बहुत सिंपल है। कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि आप अपने प्रोडक्ट पे चार्ज कर सकते हो और कुछ खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपने रेंट्स की बात करूं, ठीक है, मैं जो अपने स्टाफ को सैलरी देता हूं उसकी बात करूं, इसके अलावा अगर मैं कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा करूं, ठीक है, इन सब चीज़ों का खर्चा मैं अपने कस्टमर से डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकता। मतलब मैं अपने कस्टमर को ये नहीं बोल सकता कि भाई देखो मेरा रेंटल बढ़ गया तो मेरा प्रोडक्ट का दाम महंगा होगा, या फिर देखो मैंने ज़्यादा स्टाफ हायर कर लिया तो मेरे को प्लीज़ प्रोडक्ट का दाम बढ़ाने दो। आई कैन नॉट डू दैट। दीज आर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द पीरियड एंड नॉट विद द प्रोडक्ट, एंड दैट इज वाई इनको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। इनको हम कभी भी अपने इन्वेंट्री कॉस्ट में एड अप नहीं कर सकते। इसके वजह से हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव नहीं कर सकते। वेयर एज जो प्रोडक्ट कॉस्ट होते हैं वो ऐसे कॉस्ट होते हैं जिनको हम कैपिटलाइज करते हैं, यानी कि इनके वजह से इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ती है। अब ये कौन कौन से खर्चे हैं यहाँ पे देखिए। पहला खर्चा तो है परचेज कॉस्ट माइनस ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को जिस भी दाम पे खरीदा उसमें से आप अपना ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लीजिए, एंड वॉट एवर यू गेट इज द फाइनल अमाउंट दैट यू हैव पेड फॉर योर रॉ मटेरियल, उसको यहाँ पे जरूर लें। इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट को आपको लेना है, यानी कि आपने प्रोडक्ट को रेडी किया है और प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए जो भी आपका खर्चा लगा कन्वर्जन करने का, उसको आप यहां पे जरूर से लेंगे। इसके अलावा देयर आर अदर कॉस्ट दैट वी आर गोइंग टू टेक अप नाउ। व्हाट आर दीज अदर कॉस्ट? These other costs will comprise of all the cost associated with bringing the inventory into present location and condition। ये बहुत बड़ा डायलॉग मैंने बोल दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल कोई कहीं से भी खरीदा, करेक्ट, वहां से खरीद करके आप अपने फैक्ट्री में उसको लेकर के आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली लाने का आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है। तो क्या ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में आएगा? जवाब है हाँ, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक नहीं पहुंचता तो फिर ऑब्वियसली इसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं भी कर पाते। सिंस दिस कॉस्ट इज इंसिडेंटल टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी, इसलिए इसको हम अपने प्रोडक्ट कॉस्ट में गिनेंगे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है, वो हो सकता है वाइन का। क्लियर है? वाइन या और भी कोई भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट, आई डोंट रियली नो कहाँ कहाँ ये देखने को मिलता है, लेकिन जितना मुझे पता है वाइन को जितना हम एज करें उतना ज़्यादा उसका वैल्यू बढ़ता है। करेक्ट, एंड समटाइम्स एजिंग द वाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नहीं तो वो प्रोडक्ट ढंग से रेडी नहीं होता। सो ऐसे में अगर आप सिर्फ वाइन को स्टोर भी कर रहे हैं तो वो स्टोरेज कॉस्ट को भी इंसिडेंटल माना जाएगा टू योर प्रोडक्शन एक्टिविटी, एंड दैट कैन ऑल्सो बी टेकन अप एज योर प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी कि स्टोरेज कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। हाउएवर वो सिर्फ एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है, क्योंकि मोस्ट सिनेरियोज में स्टोरेज कॉस्ट, रेंटल्स, ये सारी जो चीजें होती है ये सब पीरियड कॉस्ट होती है, यानी कि दे आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सपेंस्ड। इनके वजह से आप इन्वेंट्री बढ़ा नहीं सकते, रेदर आपको इनको सीधा सीधा इनकम स्टेटमेंट में अपना खर्चा दिखाना होता है, इसके वजह से आपका प्रॉफिट भी कम होता है। गॉट द पॉइंट? सो ऐसे जो खर्चे जिनको हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं, इनमें
बेस्ट एग्जांपल्स हैं एबनॉर्मल वेस्टेजेस, स्टोरेज कॉस्ट तो है ही, एक एक्सेप्शन मैंने आपको इसका दिया है वो है वाइन का, क्लियर है। इसके अलावा एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट भी हैं जिनको आप यहां पे कवर अप करेंगे। सो ऑल दीज कॉस्ट कैन नॉट बी टेकन अप और कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, और इनको आप पीरियड कॉस्ट के और तौर पे ही देखेंगे। गॉट द पॉइंट? एंड यू विल एक्सपेंस इट एज यू इनकर इट। नेक्स्ट आते हैं लर्निंग आउटकम बी एंड डी पे। नाउ लर्निंग आउटकम बी एंड डी में काफी सारी बातें हैं और काफी सारे मेथड्स पे यहाँ पे चर्चा है, बट आई हैव टेक्निकली कवर्ड ओनली लीफो वर्सेस फीफो। क्लियर है? इसको कवर करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये मेन मैं कह सकता हूं लाइमलाइट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। हियर वी आर गोइंग टू फाइट बिटवीन लीफो एंड फीफो। सो ऐसे में वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड या फिर में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जो कि थ्योरेटिकली कवर्ड है, लेकिन फिर भी मैंने उनको यहाँ पे कवर नहीं किया है, जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूं हमारा मेन ध्यान रहे एनालिटिकल पोर्शन पे, जो कि मैं यहाँ कवर कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो लर्निंग आउटकम बी और डी जो है उसमें हम लोग सबसे पहला बात कर रहे हैं वो है सीओजीएस का। सीओजीएस कहाँ हायर और कहाँ लोअर होता है, एक बार उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लीफो की बात करते हैं। देखो लीफो पे आपको आमतौर पे जो एक चीज पता होनी चाहिए वो ये है दैट लीफो में टैक्स सेविंग्स होती है। अब मैं चाहता हूं आप मेरे स्टाइल से ही सोचें। लीफो में टैक्स सेविंग्स क्यों होती है? क्योंकि इसमें प्रॉफिट कम रिपोर्ट होता है। अगर प्रॉफिट कम रिपोर्ट होता है तो इसका मतलब इधर कॉग्स यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा रिपोर्ट होता होगा, एंड अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है इसका मतलब इन्वेंट्री कम रिपोर्ट होती होगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह याद करना सबसे बेस्ट है कि लीफो में आप टैक्स सेविंग्स करते हैं, टैक्स सेविंग्स मतलब प्रॉफिट पक्का कम दिखाते हैं, प्रॉफिट कम दिखाते हैं तो सीओजीएस ज्यादा दिखाते हैं, और सीओजीएस ज्यादा दिखाते हैं इसका मतलब इन्वेंट्री कम दिखाते हैं। यानी कि अगर हम सीओजीएस की बात करें अंडर लीफो तो दैट विल बी हायर, सो ये रहा हायर, एंड अगर हम बात करें अपने इन्वेंट्री की देन दैट विल बी लोअर व्हिच इज हियर लोअर। गॉट द पॉइंट? तो ये चीज मैं सबसे पहले आपको एम्फेसाइज कराना चाहता था, एंड फीफो में एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। अगर सीओजीएस इज हायर इन केस ऑफ लीफो देन सीओजीएस विल बी लोअर इन केस ऑफ फीफो, एंड इन्वेंट्री विल बी हायर इन केस ऑफ फीफो। Got the point? तो ये देखिए COGS is lower and inventory is higher. नेक्स्ट है इनकम टैक्सेस। ये ऑलरेडी मैं बात बता चुका हूं दैट लीफो में आप कम टैक्स पे करते हो एंड फीफो में आप हायर टैक्स पे करते हो। इसी चक्कर से मेरे ख्याल से लीफो को IFRS में प्रोहिबिट किया हुआ है, यानी कि अगर आप IFRS के अकॉर्डिंग अपने बुक्स को प्रिपेयर करते हैं तो फिर आप यहां पे नहीं यूज कर सकते लीफो बेसिस को। खैर वो बात की बात है। नंबर थर्ड इज टोटल कैश फ्लोज। टोटल कैश फ्लोज में भी इंपैक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग लीफो देन प्रोबेबली यू आर पेइंग लेसर टैक्सेस, और जब आप कम टैक्स देते हैं तो ऑब्वियसली आपका कैश फ्लोज बचता है। कैश फ्लोज बचने से ओवरऑल कैश फ्लोज आर हायर इन कंपैरिजन टू योर फीफो जहां पे लोअर देखने को मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल इज एसोसिएटेड विद करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ना, एंड करंट एसेट में इन्वेंट्री होता है। तो सीधी सी बात है जहां पे इन्वेंट्री ज्यादा रिपोर्ट होगी वहां पे करंट एसेट भी ज्यादा रिपोर्ट होगा, और करंट एसेट ज्यादा रिपोर्ट होगा तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा रिपोर्ट होगा। यानी कि फीफो में यू आर सीइंग हायर वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू योर लीफो जहां पे वर्किंग कैपिटल लोअर है। इसके पीछे का जो सोच है वो है इन्वेंट्री, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ये था बेसिक बड़ा छोटा सारा डिफरेंसेस बिटवीन लीफो एंड फीफो। और भी चीजें आएंगी थोड़ी सी देर में, लेकिन अभी के लिए यही मेजर डिफरेंस है। मैंने आपको ये भी तरीका सिखाया किस तरह लीफो में आप ये समझें कि टैक्स सेविंग्स कैसे होती है, प्रॉफिट कैसे कम होता है, कॉग्स कैसे ज्यादा और इन्वेंट्री कैसे कम, एंड सिमिलरली फीफो के लिए उल्टा। गॉट द पॉइंट? तो ये प्लीज याद रखिएगा। अगर आपने ये याद रखा तो पॉसिबली कई छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको फंसाने के लिए बैठे हैं, उनसे आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं कह सकता हूं आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात से और लर्निंग आउटकम आगे कवर करते हैं सी। नाउ लर्निंग आउटकम सी में ऑब्वियसली पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के ऊपर में हम बात करेंगे, बट उससे पहले अगेन एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो मैं दे देना चाहता हूं। डिस्क्लेमर यही है कि यहाँ पे कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं लीफो एंड फीफो के। ऑब्वियसली आपने देखा है वेटेड एवरेज पे भी बनता है।
Obviously that is not covered in this summary video because of genuine limitations, but that is available in our video course. So video course वाले बच्चों को तो ये मिला ही होगा किस तरह कैलकुलेट करते हैं फीफो लिफो और वेटेड एवरेज में। अगर आपने भी कहीं पे भी वीडियो कोर्स किया है तो पॉसिबली आपको वहां से प्रैक्टिकल जरूर देख लेने चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑफ योर ओन, कोई बात नहीं, किताबों में है सवाल, आप वहां से जरूर करें। डोंट मिस आउट ऑन प्रैक्टिकल्स। अभी शुरू करते हैं अपने लर्निंग आउटकम सी में। वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम, एंड आई डोंट रियली नो व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स टंबल हियर। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है मैं समझाता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम्स यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। इन दोनों सिस्टम्स में पहले तो थियोरेटिकली थोड़ा डिफरेंस है, नेक्स्ट प्रैक्टिकली भी थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा क्या, काफी डिफरेंस है। देखो, जिन बच्चों ने थोड़ा और कोई कोर्स किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है या फिर सीए किया हुआ है, उन बच्चों को, या सीए में भी किया हुआ है, तो उन्होंने ना स्टोर्स लेजर बना रखे हैं, करेक्ट। सो स्टोर्स लेजर जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट परपेचुअल सिस्टम में बनते हैं, ठीक है। फॉर दो स्टूडेंट्स पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है वो समझना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं इन्वेंट्री की तो हमें आदत होती है कि हम स्टोर्स लेजर बनाएं। स्टोर्स लेजर में बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप ये एंट्री करते हो कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्या है, परचेज कब हुआ, कौन से दिन पे हुआ, और इश्यूज कौन से दिन पे और कब हुए। सो आप उसका एक हिसाब जब बनाते हो तो उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं स्टोर्स लेजर। तो बाय डिफॉल्ट स्टोर्स लेजर हमेशा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में ही बनता है, एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स who have learned stores ledger in the past face a little bit of issue when they are dealing with periodic inventory system। अब मैं आपको बताता हूं अंतर क्या है, ठीक है। दोनों में अंतर एकदम साफ साफ आपके सामने रखता हूं सो दैट आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए यहाँ पे बातें। देखो, नंबर वन बात यह है कि डेफिनेटली जो हम स्टोर्स लेजर बनाते हैं वो परपेचुअल सिस्टम में ही आता है, वो परपेचुअल सिस्टम में ही आता है। यानी कि यहां पे आप डेली क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, कौन से दिन कौन सा स्टॉक आया, क्या बैलेंस है हमारे पास, कौन सा गया, एंड सो ऑन। अगर आप उसका हिसाब रोज रोज रख रहे हो तो उसे हम कहते हैं परपेचुअल सिस्टम। बट इतना समय किसके पास है? तो इतना समय अगर आपके पास में नहीं है तो आप पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में जा सकते हैं। पीरियोडिक क्या होता है समझो, मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए, आपके जैसे आलसी लोगों के लिए, कि रेदर देन एंटरिंग ऑल द रिसीट्स, ऑल द इश्यूज ऑन डेली बेसिस, हम क्या करेंगे, जब पूरा पीरियड कंप्लीट होगा तो एक बार में हम अपना अकाउंट बना लेंगे। तब तक हम जितना भी रॉ मटेरियल खरीद करके लेके आएंगे उनको हम ना परचेज अकाउंट में डालते रहेंगे। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? हम जब तक रॉ मटेरियल खरीदने हैं उसको परचेज अकाउंट में डालते रहेंगे। एट द एंड जब हमको सीओजीएस निकालना होगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला लगा करके हम अपना सीओजीएस पता कर लेंगे। आई नो दिस इज अकाउंटिंग, ये थोड़ा अकाउंटिंग जैसा लग रहा है, एंड जेन्युइनली हम अकाउंटिंग में यही सब सीखते हैं कि जब भी कुछ खरीद के लेके आया परचेज अकाउंट में डाल दो। सो इफ यू आर एक्चुअली डूइंग इट तब आप पीरियोडिक बेसिस पे करो, एंड आई होप यू कैन रिलेट इट एज वेल। अकाउंट्स में भी ना हम यूजुअली क्वार्टर एंडिंग पे या फिर मंथ एंडिंग पे ही अकाउंट्स फाइनलाइज करते हैं, या फिर इवन एनुअल एंडिंग पे भी। तो यहाँ पे आप पीरियोडिक बेसिस का मतलब ये होता है कि एक पीरियड खत्म हुआ और तब जाकर के आप अपने हिसाब मिला रहे हो। तब तक आपने जो भी खरीदा उसको परचेज अकाउंट में डालते रहो। आपको यहाँ पे अलग से स्टोर्स लेजर बनाने की दरकार नहीं है। दैट इज पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम फॉर यू। वहीं पे अगर आप रोज क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे ये एंटर कर रहे हो क्या आया क्या गया एंड सो ऑन, तो फिर उसे हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। आइए आप डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। नंबर वन पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ ही है दैट देखिए, पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री और कॉग्स जो है वो एकदम पीरियड के एंड में ही आपको मिलता है देखने को। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कैसे मिल जाता है? क्लोजिंग स्टॉक हम लोग में भी हम बोल सकते हैं कि हम कई सारे मेथड्स होते हैं जिसमें स्टॉक टेकिंग एक बहुत पॉपुलर मेथड है। तो स्टॉक टेकिंग का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअल में जाओ और एक एक करके अपना स्टॉक को चेक करो, वैल्यू करो, एंड आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को डिटरमाइन करो। सो इस बेसिस पे आप ये यूजुअली अपने पीरियड के एंड पे ही करते हैं। अगर आपका 31 मार्च को आपका बुक्स क्लोज हो रहा है तो ऑब्वियसली 31 मार्च पे आप जाकर के अपने स्टॉक टेकिंग करेंगे। सो यू विल गेट योर इन्वेंट्री वैल्यू एट द एंड। सिमिलरली इफ यू गेट योर इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज, यू कैन डिटरमाइन सीओजीएस। That can also be calculated only at the year end। तो ये बात भी समझने लायक है। नंबर टू, यहाँ पे कोई डिटेल्ड रिकॉर्ड बनाना नहीं पड़ता क्योंकि सारा काम हम परचेज अकाउंट के थ्रू करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज बीइंग वर्कड आउट विद परचेज अकाउंट हियर, एंड ऑब्वियसली सीओजीएस पता करने का मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है।
नेक्स्ट अप इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री वैल्यूज और कॉग्स अपडेट होते हैं और वो भी कॉन्टिन्यूअस बेसिस में, यानी कि हर रोज आप स्टोर्स लेजर बना रहे हैं एंड ऑब्वियसली यू कैन डिटरमाइन कि अभी तक का हमारा सीओजीएस क्या है और हमारे पास इन्वेंट्री कौन कौन सी है। परचेज अकाउंट जेन्युइनली यहाँ पे बनाने की दरकार है ही नहीं। नाउ कम्स कि क्या इन दोनों मेथड्स में अगर हम कोई भी एक मेथड में जाएं दूसरे में ना जाएं तो क्या इसका कोई इन्फ्लुएंस आता है क्या? तो देखो वो तो डिटरमाइन करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। जो 4 मेथड्स हैं उनमें से फीफो और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये दो बहुत अच्छे मेथड्स हैं क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप पीरियोडिक बेसिस में बनाओ या फिर परपेचुअल बेसिस में अपना अकाउंट्स बनाओ। गॉट द पॉइंट? यहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे भी सिस्टम से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। वहीं पे अगर हम बात करें अबाउट फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड तो उन दोनों केस में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगेन गोज विदाउट सेइंग दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकली आपको इन चीजों को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड इफ यू फील लाइक कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, डोंट वरी माय फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट के काफी सारे रिसोर्सेज हैं एंड मेरे ख्याल से काफी हद तक वही कर लेने चाहिए। सो यू हैव मोर देन 2600 क्वेश्चंस अवेलेबल ऑन द सीएफए वेबसाइट, कैंडिडेट रिसोर्सेज में या फिर सीएफए की बुक्स में, वहीं से प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम ENF में, बिकॉज हमने डी पहले ही कर लिया था तो ENF अब करते हैं। टॉकिंग ऑफ ENF काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फीफो के केस में इन्वेंट्री लीफो की इन्वेंट्री से बड़ी होती है। वापस याद दिलाऊं, देखो लीफो के केस में आपका कॉग्स हायर होता है तो जनरली इन्वेंट्री कम होगा, एंड वहीं पे फीफो में उल्टा होगा, यानी कि कॉग्स विल बी लोअर एंड इन्वेंट्री विल बी हायर। सो नेचुरली फीफो की इन्वेंट्री लीफो की इन्वेंट्री से बड़ी होने वाली है एंड दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन इज गिवन। अब इसी चीज को अगर हमको समझना है कि इन दोनों का जो फर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो भाई इन दोनों का जो फर्क है उसे हम कहते हैं लीफो रिजर्व। ऑब्वियसली ये आपको फुटनोट्स में देखने को मिल जाएगा, इसका वैल्यू फुटनोट्स में देखने को मिल जाएगा। दिस इज लीफो रिजर्व। Got the point? So LIFO reserve is the gap between FIFO inventory and LIFO inventory. Goes without saying, अगर कोई LIFO प्रैक्टिस कर रहा है कोई कंपनी तो उसको LIFO रिजर्व अपने फुटनोट्स में शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स द गैप बिटवीन LIFO कॉग्स एंड FIFO कॉग्स। आपको पहले से पता है कि LIFO में कॉग्स जो होता है वो हायर होता है और FIFO में जो कॉग्स होता है वो लोअर होता है। सो नेचुरली यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो है LIFO कॉग्स इज इक्वल टू FIFO कॉग्स प्लस चेंज इन LIFO रिजर्व। व्हेन आई से चेंज इन LIFO रिजर्व देन आई एम सेइंग कि आपको एंडिंग LIFO रिजर्व लेना है और उसमें जो आपका बिगिनिंग LIFO रिजर्व है उसको यहाँ पे माइनस करना है। गॉट द पॉइंट? सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना फीफो कॉग्स और लीफो कॉग्स जो भी दिया हुआ है उससे आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये दो फॉर्मूले तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स आएंगे यहाँ से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अप इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन विच इज लीफो लिक्विडेशन। अगर मैं लीफो लिक्विडेशन की बात करूं तो ये बेसिकली एक ऐसी समस्या है जहां पे एक फर्म है जो कि लीफो काफी सालों से प्रैक्टिस करते आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, द फर्म हैज बीन कंसिस्टेंटली रिपोर्टिंग इट्स COGS एट अ वेरी हाई वैल्यू। उसका COGS काफी हाई है, क्लियर है, क्योंकि हर साल वो महंगे महंगे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको पहले दिखाता है सेल, और जो सस्ते पहले से आए हुए हैं वो पड़े ही रह जाते हैं अपने स्टॉक में। सो ऐसे में इस तरह के फर्म्स एक डेंजरस प्रैक्टिस आगे जाकर के फॉलो कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि वो अपने जो एक्विजिशंस हैं उनको एक बार के लिए स्टॉप कर दें। जब वो नया रॉ मटेरियल या नया प्रोडक्शन करना बंद करेंगे तो उनके यहाँ जो बहुत पुरानी इन्वेंट्री पड़ी रहेगी वो COGS में जाके शामिल हो जाएगी। और अचानक से जो इतने साल से इन्होंने एक मैं कह सकता हूँ पाप का खाता चलाया है, इन्होंने COGS ऊपर रिपोर्ट की है, अब की बार जो COGS आएगी वो काफी ज्यादा कम रिपोर्ट होगी, एंड बिकॉज ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ COGS आपकी नेट इनकम बहुत जोर से बढ़ जाएगी, बहुत जोर से, ठीक है। एंड कई कंपनियों में जब इस तरह के एक ड्रामेटिक आपको नेट इनकम में देखने को मिलते हैं राइजेस, तो आपको डेफिनेटली ये लीफो लिक्विडेशन वगैरह चेक जरूर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। आप ये हर साल नहीं कर सकते, आप हर साल अपनी एक्विजिशन को बंद करके अपनी कम इन्वेंट्री जो सस्ती इन्वेंट्री है उसको कॉग्स में ट्रांसफर नहीं कर सकते, दिस इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। सो
नेचुरली ये काम सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए एनालिस्ट को ये सब देखना होता है। आप भी जब एनालिस्ट बनेंगे आपको देखना होगा ये सब। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपोर्ट करता हूँ क्या होता है कि सपोज करो हमारा रॉ मटेरियल है या हमारा प्रोडक्ट है जो हम ट्रेडिंग करते हैं, पहले 20 रुपए का आता था, ठीक है, कुछ साल पहले, फिर ग्रेजुअली ये महंगा होता होता आज 200 रुपए का आने लगा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कई पुरानी इन्वेंट्री अपने बुक्स में पड़ी है, क्योंकि हम तो हर साल इन्वेंट्री को बहुत ही ज्यादा कम दिखाते हैं और कॉग्स को ज्यादा दिखाते हैं, तो हमारे पास कई पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है। एंड हम क्या कर सकते हैं, नए एक्विजिशन को एकदम बंद कर देंगे, ताकि जब तक ये पुरानी इन्वेंट्री सलट नहीं जाए तब तक नया एक्विजिशन नहीं करेंगे। सो ऐसे में अब आपका सेलिंग प्राइस बहुत हाई होगा एंड आपका जो कॉस्ट है वो काफी कम होगा, बिकॉज यू हैव रिपोर्टेड अ लोअर कॉग्स, नेट इनकम बढ़ेगा बट इट इज नॉट सस्टेनेबल। सो एज एन एनालिस्ट आपको ऑब्वियसली इसको ध्यान से देखना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग आउटकम ENF इज डन, नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम G। टॉकिंग ऑफ लर्निंग आउटकम G हियर, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम किस तरह इन्वेंट्री मेजरमेंट करते हैं अंडर IFRS एंड किस तरह इन्वेंट्री मेजरमेंट करते हैं अंडर US GAAP। दोनों में दो ही बातें ध्यान रखने की हैं, दो को रख लिया तो आपका काम खत्म। नंबर 1, यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे होती है। अगर मैं IFRS की बात करूं तो वहां वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। क्लियर है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर आपको पता नहीं एनआरवी क्या होता है तो उसका मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, फॉर्मूला है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। सो आपको बेसिकली सपोज करो आपका कॉस्ट निकला 100 और आपकी एनआरवी आई 120, तो आप ऑब्वियसली इन दोनों में जो लोअर है वो लोगे, यानी कि आप अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर दोगे 100 रुपए पे। दैट इज अ सिंपल फंडा है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि आपका कॉस्ट है 100 और एनआरवी 80 आ जाए, क्या ये कर सकते हैं हम? हाँ, यहां पे भी हम लोअर को रिपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे इन्वेंट्री को 80 पे रिपोर्ट करेंगे। नेचुरली जो इन्वेंट्री 100 रुपए की थी अब वो 80 पे रिपोर्ट होगी, तो इसे हम कहते हैं रिटन डाउन। इसे हम कहते हैं रिटन डाउन। क्या ये अलाउड है? एकदम अलाउड है। अलाउड मतलब कहां अलाउड, ये आप डायरेक्टली अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं। इन्वेंट्री राइट डाउन, इन्वेंट्री रिटर्न डाउन डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इफ यू वांट टू राइट डाउन योर इन्वेंट्री टू योर एनआरवी लेवल्स यू कैन डेफिनेटली डू दैट। एंड सब्सिक्वेंटली अगर आप 80 से वापस 100 पे भी आना चाहते हैं, आपका मन बदल गया या फिर हालात बदल गए और आप वापस ये राइट अप करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल। क्या आप ये करना चाहते हैं? क्या ये अलाउड है? हाँ, ये अलाउड है, पर अलाउड टू द एक्सटेंट आपने जितना राइट डाउन किया होगा। आपका राइट डाउन अगर 20 का था तो रिवर्सल भी 20 का हो सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रिवर्सल 25 का कर दें और अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट को 105 दिखा दे। दैट इज नॉट अलाउड। Got the point? So reversal is obviously allowed, but to the extent of the loss previously recognized in income statement. नंबर 3 पॉइंट दोनों में ही कॉमन है। वैसे लास्ट पॉइंट है कि कमोडिटीज और एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में आप उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट से भी ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं। ये एक ट्रिवियल फैक्ट के तौर पे आप याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं गैप पे। गैप काफी अलग है और काफी झमेलेदार है। नंबर 1, यहां पे अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोअर करना है, लोअर ऑफ व्हाट, कॉस्ट और मार्केट। अब ये मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू बेसिकली देखो कुछ क्लियरली नहीं बोला गया है कि मार्केट वैल्यू एक्चुअल में क्या है। यू नीड टू फाइंड दिस आउट फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ, बट यस इसका आपको एक मैं कह सकता हूं रेंज दिया हुआ है। द मार्केट वैल्यू विल ऑलवेज फॉल इन द रेंज ऑफ एनआरवी एंड एनआरवी माइनस एनपी मार्जिन। NRV and NRV minus NP margin। So basically आपको अपनी मार्केट वैल्यू लेनी है और मार्केट वैल्यू आपके NRV और NRV minus NP margin के रेंज के बीच में ही होनी चाहिए। इफ योर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स NRV तो भी आप उसे NRV तक ही मानोगे, एंड इफ इट इज गोइंग इवन बिलो NRV माइनस NP मार्जिन तो आप NRV माइनस NP मार्जिन पे अपनी मार्केट वैल्यू को फिक्स कर देंगे। सो ऑब्वियसली यू नीड टू टेक अ लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट को डिटरमाइन करने का ये तरीका यहाँ पे है। नंबर 2 पॉइंट इज इन्वेंट्री क्या राइट डाउन हो सकता है? एकदम हो सकता है। इनकम स्टेटमेंट में आप उसको डाल सकते हैं जैसा कि आप IFRS में कर रहे थे, बट व्हाट इज डिफरेंट हियर इज कि यहाँ पे रिवर्सल्स अलाउड नहीं है। यानी कि अगर आपने एक बार अपने कॉस्ट से NRV पे रिपोर्ट कर दिया अपनी इन्वेंट्री को तो उल्टा वापस नहीं कर सकते। आप NRV से वापस कॉस्ट के लेवल्स पे नहीं आ सकते, अब चाहे जो भी हो जाए। गॉट द पॉइंट? सो ये है लर्निंग आउटकम G। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम
अच्छा ये जी का ही पार्ट है। एंड इनफैक्ट आपको ये बात बता दूं मैं कि बाद बाकी जितने भी लर्निंग आउटकम्स हैं इसके बाद के, वो सारे थ्योरेटिकल लर्निंग आउटकम्स हैं, इसलिए उसको हमने यहाँ पे स्किप किया हुआ है। उसमें एनालिटिकल वगैरह एरिया भी नहीं है, एंड दैट इज व्हाई एवरीथिंग हैज बीन स्किप्ड ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल्स देखा है कि हमने स्किप किया है, और कई सारी ऐसी थ्योरी है जिसमें कोई एनालिटिकल एरिया कवर्ड करना ही नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पे स्किप किया हुआ है। नॉनदलेस यहाँ पे फाइनल चीजें जो हमें सीखनी है वो है इफेक्ट्स ऑफ राइट डाउन्स, यानी कि अगर हम अपनी इन्वेंट्री को कम कर देते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है। ऑब्वियसली राइट डाउन का करने का मतलब होता है इन्वेंट्री को कम करना। सो इन्वेंट्री कम करने से डेफिनेटली आपके करंट एसेट्स में एक गिरावट देखने को मिलेगी, टोटल एसेट्स में भी गिरावट मिलेगी। सही बात है, करंट रेशियो भी कम होगा, क्योंकि अगर इन्वेंट्री आप कम कर रहे हो तो सीए कम हो रहा है, और सीए कम हो रहा है तो करंट रेशियो कम हो रहा है, बिकॉज करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सीए बाई सीएल। सो इफ सीए गोज डाउन ऑब्वियसली करंट रेशियो विल गो डाउन। नंबर 2, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ता है, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है अपना COGS बाई इन्वेंट्री नीचे, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री। सो अगर आपकी इन्वेंट्री नीचे जा रही है, सो आपका ओवरऑल जो रेशियो है वो ऊपर जाएगा, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल इंक्रीज। सिंस ये इन्वेंट्री के साथ और टोटल एसेट्स के साथ दोनों जगह हो रहा है, तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी आपका बढ़ेगा। नंबर 3 इज डेट बाय टोटल एसेट्स भी बढ़ेगा। अगेन द लॉजिक इज वेरी सिंपल, योर टोटल एसेट इज गोइंग डाउन एंड योर डेट इज सपोजिटली एट द सेम लेवल, सो डेट बाय टोटल एसेट्स जो है वो भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। इक्विटी नीचे जाएगा, क्यों इक्विटी नीचे जाएगा? क्योंकि आपने जो राइट डाउन किया था वो राइट डाउन आपने रिपोर्ट किया इनकम स्टेटमेंट में, सो दैट इज टेक्निकली अ लॉस, एंड लॉस इज आफ्टर ऑल कवर्ड इन इक्विटी। सो अगर इसकी वजह से इक्विटी नीचे जाती है तो ऑब्वियसली डेट इक्विटी रेशियो भी ऊपर जाएगा, एंड कॉग्स भी ऊपर जाएगा। कॉग्स ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि कॉग्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो इफ योर क्लोजिंग स्टॉक इज गोइंग डाउन, योर कॉग्स विल गो अप, एंड कॉग्स के ऊपर जाने से प्रॉफिट नीचे आएगा। सो दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन इन्वेंट्री इज बीइंग रिटन डाउन। सो ये बेसिकली मेरे ख्याल से आपने समझा होगा। एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के रेडी रहिए, एंड ऑब्वियसली कई सारे डिस्क्लोजर्स और कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं इस रीडिंग में, उसको जरूर से अच्छे से प्रिपेयर जरूर कीजिए। सो दैट्स इट, इस रीडिंग के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट एंड शेयर आप लोग अगर नहीं करते हैं तो प्लीज करिए, कंजूसी मत दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिए, एंड अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स ढूंढ रहे हैं जैसे कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वगैरह वगैरह, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली वीडियो कोर्स वगैरह एनरोल करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, एंड इस नंबर के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट एनी अदर कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय अस। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें एंड तरक्की करते रहें। बाय बाय।